अच्छा दिखने की कोशिश में हम खुद पर बहुत खर्च करते हैं, लेकिन अच्छा बनने की कोशिश में हम कितना प्रयास कर पाते हैं, हमें इस बात को सोचने की ज़रूरत है। नमस्कार है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। और आज की सुबह आपके साथ हूँ मैं, यानी आज की सुबह आपके साथ है प्रेरणा। तो चलिए, अच्छा बनने के क्रम में इसी कोशिश में हम भी एक कोशिश करते हैं, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने ख़ास कार्यक्रम, अपने लाइव कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज हम बहुत सारे विषयों पर बात करेंगे, एक ख़ास मेहमान से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। लेकिन सुबह होती है तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपके साथ कुछ बेहतर, कुछ अच्छा साझा करें। तो सबसे पहले हम आपके साथ साझा करते हैं एक अनमोल वचन। तो हम आपके साथ आज साझा कर रहे हैं मिसाइल मैन, यानी कि APJ अब्दुल कलाम के कहे गए अनमोल कथन, अनमोल वचन। आइए नजर डालते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मौजूद हैं श्री दीपेंद्र मणि, आप जिला परियोजना पदाधिकारी हैं नमामि गंगे में। आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी समय अपने कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, बिहार बिहान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आज के कार्यक्रम में आपने हमें बुलाया, इस आमंत्रण के लिए आपको भी बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद जी। सर, नमामि गंगे, जब इसका नाम हमारे जहन में आता है, गंगा की अगर हम बात करें तो बहुत ही खूबसूरत सा एक गाना है, मानो तो गंगा माँ हो, न मानो तो बहता पानी। तो हमारी आस्था, बहुत पूरे भारतीयों की आस्था जो है और विश्वास जो है गंगा से जुड़ी हुई है। इस प्रोजेक्ट पे काम करना, मैं सबसे पहले ये जानूंगी कि आपके लिए कितना जिम्मेदारीपूर्ण है, क्या बताना चाहेंगे? जब हम कभी भी माँ गंगा और नमामि गंगे, ये जो वर्ड है, सबसे पहले हम इसके बारे में आपको बताना चाहेंगे कि नमामि गंगे का मतलब क्या होता है। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने पदभार संभाला और उसके बाद उन्होंने पहला वर्ड जो दिया नमामि गंगे, माँ गंगे ने मुझे बुलाया है। और उस परिप्रेक्ष्य में नमामि गंगे का मतलब है माँ, हे माँ गंगे, तुझे नमन है, तुझे प्रणाम है। जब हम माँ गंगे का उच्चारण करते हैं, दोनों का भावनात्मक जो लगाव होता है, एक माँ से हमारा जो भावना है और एक गंगा जो आज हमारे इंडिया का समृद्धि का प्रतीक है, इन दोनों को जब हम एक साथ उच्चारण करते हैं तो कहीं ना कहीं एक अपनत्व का लगाव होता है। और जब इसके प्रदूषण की बात आती है, जो कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य में काफ़ी प्रदूषित हो चुकी है, इसके उपरांत जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ और उस प्रोजेक्ट पे हम लोगों को जोड़ा गया, कार्य करने का मौका मिला, कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण था कि माँ गंगे को जो हम लोग माँ कहते हैं उसको इतनी प्रदूषित करते जा रहे हैं हम। प्रदूषण के उपरांत इसको सफाई के लिए जो इतनी बड़ी 2525 किलोमीटर की इनकी जो यात्रा है, इस परिप्रेक्ष्य में हम कहाँ तक कारगर होंगे, इसमें अकेले हम लोग बढ़ें। और उसके बाद कारवा जुड़ता गया, जनभागीदारी जुड़ती गई, उनको हम लोगों ने मोटिवेट किया। और इसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष ये है कि आपको बताते हुए खुशी होगी, 160 प्रोजेक्ट जो 60 कंट्रीज़ के हैं, कल की ये खबर है, उसमें हमारा जो नमामि गंगे प्रोजेक्ट है उसको टॉप 10 प्रोजेक्ट में लिया गया है। और इसकी जो पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार हो रही है, उसके लिए इसको काफ़ी प्राउड फील कराया गया है। इंडिया के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमने एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया, उसमें हम लोगों ने पारिस्थितिकी को चेंज करने में काफ़ी अहम भूमिका निभाई है। तो कहीं ना कहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, हम लोग गंगा को स्वच्छ करने में, जन भागीदारी सुनिश्चित करने में, और मानसिकता जो लोगों की है कि हम गंगा को स्वच्छ नहीं कर सकते हैं, उसको चेंज करने में कहीं ना कहीं सफल हुए हैं। तो चुनौतीपूर्ण था, लेकिन अच्छा रहा ये अभी तक का सफ़र और आगे का भी सफ़र कि हम गंगा को स्वच्छ कर सकते हैं। जी।
बेशक हम गंगा को स्वच्छ कर सकते हैं। और अगर हम बात करें, अपनी बात करें, हम अगर पटना की बात करें, पाटलिपुत्रा की बात करें, तो हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली महसूस करते हैं और पाते हैं, क्योंकि हम गंगा के पावन तट पर बस रहे हैं और हमारी ये जो धरती है गंगा के ही प्रभाव से फल रही है, फूल रही है। तो इस मायने से हम बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं। तो हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम गंगा के हित में अपना एक जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, जो प्रयास हो सकता है, अपने स्तर से हमें दें, हमें करना चाहिए। दीपेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगी कि नमामि गंगे की शुरुआत हुई, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई और इस सोच की शुरुआत हुई और उसके बाद फिर इसका विस्तार होता गया भारत के कई प्रांतों में। और अगर मैं बिहार की बात करूँ तो बहुत सारे बिहार के ऐसे ज़िले हैं जो गंगा जहाँ से गुजरती है और गंगा के तट पर बसे हुए वो प्रांत हैं। मैं जानना चाहूँगी कि कहाँ पर स्थिति आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, अगर मैं बिहार की बात करूँ तो? बिहार की राजधानी होने के नाते पटना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है, इसलिए कि औद्योगिक जो डेवलपमेंट हो रहा है, हम लोगों का डेवलपमेंट के कारण जो ये शहर है ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और इस प्रगति में हम ये भूल जा रहे हैं कि जो भौतिक संपदा हमें प्राप्त हुई है उसका बचाव करना हमारे लिए कितना नितांत आवश्यक है। और पटना में कार्य करना वास्तव में चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि जितनी शहरीकरण काफ़ी तेज़ी से इसकी शहरीकरण जो हो रही है, गंगा के किनारे काफ़ी कटाव जो क्षेत्र हैं, उसके जो बेसिन एरियाज़ हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा दूर तक कहीं ना कहीं जो यहाँ के शहरी लोग हैं उसको कैप्चर करते जा रहे हैं। तो उसको निकालना, उनको बताना कि गंगा को जो हमारी भौतिक संपदा है इसको बचाना हमारे आने वाले भविष्य के लिए भी और हमारे खुद के लिए भी, इन सभी चीज़ों के लिए, और जो हमारे उसके अंदर जलीय जीव हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है वो जो बेसिन एरियाज़ हैं उसकी सुरक्षा करना। तो चुनौतीपूर्ण इस मायने में मैं पटना को कहूँगा। बाकी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, क्योंकि ये राजधानी है, कैपिटल सिटीज़ है, और पाटलिपुत्रा शुरू से बिहार का एक सिरमौर रहा है, तो कहीं ना कहीं पटना चुनौतीपूर्ण रहा है। जी, दीपेंद्र जी, जानना चाहूँगी कि चुनौतियाँ हैं, समस्याएं तो हैं और कई वर्षों से प्रयास चल रहा है। हम उम्मीद क्या पाते हैं कि आने वाले कितने वर्षों में हम ये कुछ ऐसे, आप बता सकते हैं कुछ ऐसा अनुमान कि हाँ गंगा बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगी और ये जो दिक्कतें हैं लोगों के भीतर अवेयरनेस आएगी, तो कुछ आप अनुमान ऐसा बता सकते हैं? बिल्कुल, आपने जो अनुमान की बात कही ये तो जल्दबाजी होगा ये बताना कि कुछ समय में, कुछ ईयर्स में हम इसको साफ कर देंगे। लेकिन जो मौजूदा परिस्थिति है, जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, गंगा प्रोजेक्ट 1985 से कंटिन्यू नाम बदलते गए और प्रोजेक्ट आगे गति अपना पकड़ता गया। लेकिन उस समय के जो गवर्नमेंट थी और उनकी जो पॉलिसीज़ थी, उन्होंने नाले, सीवरेज और जितने भी किनारे के क्षेत्र हैं उस पर फोकस किया। उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करना कहीं ना कहीं उन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिसके कारण उस समय से लेकर 2014 तक लगभग 25,000 करोड़ रुपए खर्च भी हुए। उसके उपरांत भी गंगा स्वच्छ नहीं हो पाया। लेकिन 2014 के बाद से परिस्थितियाँ बदली हैं। परिस्थितियाँ ये बदली हैं और इतनी तेज़ी से बदली हैं कि हमें ये लग रहा है कि अब हम गंगा को स्वच्छ ही नहीं कर सकते। गंगा को स्वच्छ करने के साथ साथ हम उस पर अपनी इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी डाल सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ समय पहले अर्थ गंगा प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। मतलब गंगा से हम उसकी स्वच्छता, उसके जलीय जीवों का बचाव और उसके साथ साथ हम उसमें अलग अलग टूरिज्म और जितने भी अलग चीज़ें हैं उसको लाकर इकोनॉमिकल ग्रोथ अपने कंट्री को दे सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये उसी समय कारगर होगा जब गंगा को हम स्वच्छ बनाएंगे, क्योंकि अगर हम उससे फिशरीज या जितने भी तरह के जलीय जीवों का जो भी है उपस्थिति उनकी, क्योंकि एक चक्र है, जीवन चक्र, उसमें उनकी अहम भागीदारी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इन सभी चीज़ों में अगर हम उसको स्वच्छ नहीं रख पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम इस लाइफ साइकिल को ब्रेक करेंगे। जी, बिल्कुल। तो पिछले विगत लगभग 3 साल में बहुत ही अच्छा ग्रोथ रहा है। ग्रोथ रहने के कारण
जो यूनाइटेड नेशन है उसने अप्रिसिएट भी किया है। अप्रिसिएट करने के साथ साथ जो इस परिस्थिति की तंत्र में चेंजेस आ रहे हैं उसको भी अप्रिसिएट किया है। तो आई होप सो आने वाले 2 से 3 साल में हम बहुत ज़्यादा स्तर पे इसको स्वच्छ कर लेंगे, और स्वच्छ करने के साथ साथ जो हमारा फोकस है अर्थगंगा का, उस पे भी हम कहीं ना कहीं सफल होंगे। अर्थगंगा का एक और बेहतर परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव हम आपको बताना चाहेंगे कि अर्थगंगा जब हम किसी चीज़ को रोज़गार से और बाकी चीज़ों से जोड़ते हैं तो एक तो माँ के साथ लगाव, भावनात्मक लगाव था ही, दूसरा अगर हम उसको बिजनेस और बाकी व्यापार और इकोनॉमिकल सेक्शन में जोड़ते हैं तो हमारी फोकस लगातार उस पे रहेगी कि हम कैसे इसको बचाएं। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा करने में कहीं ना कहीं कारगर है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी का ये अर्थगंगा प्रोजेक्ट है, ये परियोजना है, एक विज़न है, वो कहीं ना कहीं बहुत ही सुचारू है। इसके परिप्रेक्ष्य में उन्होंने टूरिज़्म अलग अलग 6 पिलर्स उन्होंने दिए हैं। जीरो फार्मिंग, हम जो प्राकृतिक खेती करेंगे, इन सारी प्राकृतिक खेती बिल्कुल गोवर्धन योजना को लेकर गाय के गोबर से, जिसमें हम कंपोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे। हम बात कर रहे थे, आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि भावनात्मक लगाव तो है ही, लेकिन अगर इसे एक दूसरा पक्ष दिया जाए, उस पक्ष को भी मजबूत किया जाए तो इससे जो रिजल्ट्स हैं, परिणाम है, वो ज़्यादा सुखद आएंगे, बेहतर आएंगे। आप गोवर्धन योजना की बात कर रहे थे, किस प्रकार से ये योजना है, मैं चाहूँगी इसके बारे में आप विस्तार से बताएं कि क्या योजना है और किस प्रकार से ये लाभ पहुँचा सकता है। बिल्कुल, जैसे हमें पता है कि अभी जो हम लोग खेती करते हैं, खेती में जो हमारे कृषक भाई हैं, उनका सबसे ज़्यादा फोकस होता है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के चक्कर में उनका कंपोस्ट जो यूज़ करते हैं, वो जो भी रासायनिक खाद हैं उसका उपयोग वो ज़्यादा करते हैं, जिसके कारण क्योंकि वो गंगा के किनारे के अगर क्षेत्रों में अगर वो रहते हैं और वहाँ पर खेती होती है उस बेसिन एरियाज़ में, तो जो रासायनिक खाद हैं उपयोग होने के बाद वर्षा के कारण जब वो पानी में जाएगी और जाने के बाद उसका जो निगेटिव पक्ष ये आएगा कि जितने भी जलीय जीव हैं वो कहीं ना कहीं उससे उनका नुकसान होगा, और नुकसान होने से फिर वो पारिस्थितिकी तंत्र हो या फिर हमारा जो ये लाइफ साइकिल है, ये सारे ब्रेक होते हैं। तो इसको देखते हुए गोवर्धन योजना का प्रारंभ किया गया, और गोवर्धन योजना को इस फोकस में लेकर आया गया कि अगर हम गाय के गोबर का उपयोग ज़्यादा करते हैं उस बेसिन एरियाज़ में, खासकर क्योंकि बेसिन एरिया का सबसे बड़ा एक पक्ष ये है क्योंकि वो डाउनफॉल में होता है। डाउनफॉल का मतलब है जो किनारे के क्षेत्र हैं उससे वो नीचे में होता है, और इस दृष्टि में जो भी नालेज और सीवरेज हमारे बन रहे हैं उनका कनेक्शन उस डाउनफॉल से नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सीधे के सीधे जब भी बारिश का पानी आएगा वो कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, और उस गंगा नदी में जाने के उपरांत वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ने का काम करेगा। तो गोवर्धन योजना में ये फोकस किया गया कि हम अधिक से अधिक गाय के गोबर का प्रयोग करें, और उस गोबर के प्रयोग के उपरांत जो हमारा खाद के अलावा भी जो गोबर का बचाव होता है, जो उस सड़ने के बाद बचते हैं, उससे हम बाकी चीज़ों में भी उपयोग करें। दूसरी चीज़, जब हम रेगुलर इसका उपयोग करेंगे और उसको थोड़ा सा हम प्योरीफाइड करके लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं पैदावार हमारी जो है उस लेवल तक जाएगी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं रासायनिक खादों के उपयोग के उपरांत। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि गोवर्धन योजना, क्योंकि हम बहुत तेज़ी से पैदावार चाहते हैं और इसमें हम ये समझते हैं कि गाय के गोबर से वो नहीं हो सकता है। ठीक है, पैदावार हमारी थोड़ी सी सीमित मात्रा में होगी, लेकिन जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसको अगर हम बचाव करते हैं, उस पर भी हम अगर ध्यान रखते हैं तो दोनों चीज़ कहीं ना कहीं बैलेंस रहेगा। इसी चीज़ को प्रायोरिटी में रखकर, ध्यान में रखकर हमारी जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसने गोवर्धन योजना को लॉन्च किया है कि बेसिन एरिया में जो भी कृषक रहते हैं वो इसको अधिक से अधिक उपयोग करें, और उपयोग करने के उपरांत गोवर्धन योजना का अगर वो प्रयोग करते हैं तो उनको सब्सिडीज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे, अलग अलग सुविधाएं भी दी जाएंगी, जिससे उनका मनोबल बढ़ेगा और पैदावार भी हम कहीं ना कहीं शुद्ध जो भोजन है वो प्राप्त कर पाएंगे।
तो ये मेन प्रायोरिटी है, ये मेन थीम रहा है गोवर्धन योजना का। जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है, उम्मीद करते हैं हम कि इसका बहुत से लोग लाभ उठाएंगे और इसका लाभ नमामि गंगे प्रोजेक्ट को भी, इस परियोजना को भी ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल। दीपेंद्र जी, जानना चाहूँगी कि बातों बातों में आपने जिक्र किया था 51 गंगा विलेजेस का चयन किया जा रहा है, तो ये जो विलेजेस हैं इसके बारे में कुछ बताएं कि किस आधार पर इनका चयन किया जा रहा है और क्या इसके मकसद क्या है इनके चयन के? मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इसको बताने के पहले इस प्रोजेक्ट का मतलब मैं बताना चाहूँगा। एक्चुअली अभी तक जितने भी गंगा से रिलेटेड प्रोजेक्ट बन रहे थे उसमें हमारा फोकस हो रहा था सीवरेज कैसे हम बनाएंगे, हमारे जो आउटलेट जो भी हैं औद्योगिक कल कारखानों का पानी वो कैसे जाएगा। लेकिन एक चीज़ पे हम हमेशा ध्यान देने से चूक जाते थे। हमारे इंडिया की 1/3 लगभग 40 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है वो बेसिन एरियाज़ में रहती है, और इन बेसिन एरियाज़ में क्योंकि वो डाउनफॉल में रहते हैं वो सीवेज से कनेक्ट नहीं हो पाते। वो जो जितने भी वेस्ट करते हैं, जितने भी उनका निस्तारण होता है, गंदगी प्रदूषण, वो सारे डायरेक्ट गंगा को अफेक्ट करते हैं। तो हम लोगों ने जब मौजूदा प्रोजेक्ट बन रहा था, इस प्रोजेक्ट को लाने के पहले गवर्नमेंट ने एक चीज़ को ध्यान में रखा, थेम्स और राइन 2 नदियाँ, वहाँ पर भी औद्योगिक क्रांति, जर्मनी और ब्रिटेन में जब औद्योगिक क्रांति आई तो सिचुएशन ये था कि वहाँ की ये नदियाँ दोनों सूख गई, बिल्कुल मृत प्राय हो गई। और वहाँ की गवर्नमेंट ने नहीं, वहाँ की जो जन भागीदारी है उन लोगों ने धीरे धीरे समूह बनाकर उसको बचाने का बीड़ा उठाया। और आज के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो दुनिया की क्लीनेस्ट रिवर में उन दोनों का नाम है। तो जब वहाँ के लोग जन भागीदारी से स्वच्छ कर सकते हैं तो यहाँ की गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को भी ऑब्जर्व किया कि क्यों ना हम जन भागीदारी सुनिश्चित करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में पटना डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गंगा के किनारे के विलेजेस हैं उनको चिन्हित किया, और उन चिन्हित विलेजेस की संख्या जो है वो 51 है पटना परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें हम तो। और 51 विलेजेस जो हैं उसमें जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हमारे आम जन ये नहीं समझ पाते कि हम छोटी सी जो भूल कर रहे हैं, चाहे वो सीवेज का जा रहा है या फिर उनका जो शौच का पानी जा रहा है, उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या नुकसान आ रहा है, इन चीज़ों को बताने के लिए प्रत्येक विलेज में 10 गंगा दूत का प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया, जो कि बिल्कुल यूथ होंगे, और वो यूथ जो होंगे वो हमारे और आपके बीच के लोग होंगे। हम लोगों ने टारगेट इसलिए उस पर्टिकुलर विलेज के बच्चों का किया क्योंकि वो उनके बीच के लोग होंगे, हमारी बातों को वो अच्छे से समझ पाएंगे। यूथ से सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बीच की कड़ी है 2 जनरेशन की, आने वाली जनरेशन के भी और पीछे हमारे जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी, दोनों को मोटिवेट कर सकते हैं। साथ ही आज के जो टेक्निकल टाइम चल रहा है, टेक्निकल एडवांटेजेस हैं उसको समझ सकते हैं, उसको अपनी भाषा में बाकी लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने टारगेट किया 18 से 29 साल के जो भी यूथ हैं उन लोगों को गंगा दूत के रूप में चयनित करने का, और चयनित करने के बाद उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के उपरांत जितने भी तरह के अलग अलग चाहे आशा से रिलेटेड वर्क हो या जो भी वहाँ पे छोटे कैंपेन होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, और पार्टिसिपेट करने के उपरांत गंगा के परिप्रेक्ष्य में कैसे इसको स्वच्छ करें, हमारी क्या सहभागिता हो सकती है, हमारे एक कदम से अगर एक एक कदम हम सब लेते हैं तो कितना बड़ा जनसमूह इस प्रयास में आएगा कि हम गंगा को स्वच्छ कर पाए। और इस संदर्भ में ये प्रोजेक्ट जो है इसकी थीम रखी गई, और पटना में 51 विलेजेस को चिन्हित किए गए, उसमें 10-10 गंगा दूत को अपॉइंट किए गए। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बिल्कुल वॉलंटियर वर्क करते हैं। उनको हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया कि आप टेक्निकल चीज़ों को कैसे यूज़ करेंगे और लोगों को आम जन भागीदारी को कैसे जोड़ने का काम करेंगे। और इसी परिप्रेक्ष्य में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम लोगों ने 50 स्पेयर हेड टीम सदस्यों का भी चयन किया, जो कि अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज़ में निपुण होंगे। उनका काम ये होगा वो गंगा दूत के प्रशिक्षण में भी सहभागी करेंगे, साथ में लोगों को जागरूक करने के अलग अलग तरीक़ों का उपयोग करेंगे, जैसे सिंगिंग के माध्यम से हो, नुक्कड़ नाटक हो, या किसी थीम बेस्ड डांस को प्रमोट कर रहे हो,
या अलग अलग स्लोगन्स लेकर आएँ। तो इन तरह के एक्टिविटीज़ वो करते हैं। साथ में जो स्कूल हैं उसको हम लोग टारगेट करते हैं। जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनके साइकोलॉजी को कैसे हम ट्रीट करेंगे, उनको उनकी आस्था से जोड़ते हुए इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक चीज़, अगर आपके पास वक्त हो तो मैं बताना चाहूँगा। ज़रूर ज़रूर, हमारे पास वक्त है, आप ज़रूर बिल्कुल। बताएं। जैसे छठ पूजा हमारे बिहार का सबसे बड़ा, और आज बिहार का ही नहीं, अब हम ये कहेंगे कि पूरे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया में भी इसको बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया जा रहा है, मनाया जा रहा है, पूजा जा रहा है। तो उस छठ पूजा के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि जो एक दिन पहले हम जितना स्वच्छ करते हैं, उसके अगले दिन अगर हम जाते हैं उस घाट पर, तो उससे ज़्यादा गंदगी हम कहीं ना कहीं फैला कर आते हैं। तो जो हमारे यूथ हैं वो लोगों को ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अगर हम पूजा कर रहे हैं, एक आस्था से जा रहे हैं, एक पवित्र मन से जा रहे हैं, तो पूजा के उपरांत हम जिस नियत से जा रहे हैं उसकी संपन्नता को बरकरार रखने, वहाँ का जो जलीय जीव है, अगले दिन वो प्लास्टिक्स, वो जितने भी हमारे वेस्ट हैं, वो अगर पानी में जाता है तो उनको नुकसान पहुँचेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर उनको नुकसान पहुँचता है तो ये हम कौन सा धर्म कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा पुण्य है। अगर हम आस्था की परिप्रेक्ष्य में बातें करें तो इन साइकोलॉजी को हम उनको ट्रीट कर रहे हैं, उनको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जो वेसिन एरियाज़ में घर हैं उनके शौच का पानी डायरेक्ट हमारी गंगा नदी में जा रहा है, तो उनको ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो बुजुर्ग महिलाएं हैं उनको ये बताने का प्रयत्न हो रहा है कि आप जो जितने 3 दिन अच्छे मन से, स्वच्छ मन से पूजा करते हैं, पूजा के उपरांत प्रसाद जो आप बनाते हैं बड़ी पवित्रता के साथ मनाते हैं। और उस गंगा नदी में जाकर आप स्नान के बाद 2 दिन खड़े होते हैं, पूजा करते हैं, अर्घ देते हैं। लेकिन इनडायरेक्टली देखा जाए तो कहीं ना कहीं आप शौच के पानी में खड़े हैं, क्योंकि आपके घर से निकलने वाला शौच उसमें जा रहा है। तो अगर हम उसको नहीं रोकते हैं तो फिर क्या फ़ायदा हम उस पवित्र मन से, उस बिल्कुल स्वच्छता के साथ वहाँ पे जाने का। इनडायरेक्टली हम शौच के पानी में खड़े हैं, उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, तो इसको रोकने का काम करना होगा। तो ये जो साइकोलॉजी जब उनके समक्ष लेकर जाई जाती है, कहीं ना कहीं उनमें जागरूकता आ रही है कि हाँ, ये सही है कि हमारा जो शौच का पानी है, कल को हम उसी में पूजा के लिए जा रहे हैं। तो जब उनकी आस्था को हम उनके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, उस पर साइकोलॉजिकली, मनोवैज्ञानिक हम जानकारी देने का काम कर रहे हैं, तो जो महिलाएं हैं, जो अलग अलग सेक्शन के ग्रुप के लोग हैं, वो सभी इससे जोड़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं और रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। आपसे कि युवाओं को जो जोड़ने का प्रयास किया गया है, युवा हमारे देश का भविष्य है और बहुत ऊर्जावान है युवा, और तो युवाओं को ख़ास तौर से इस पे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस विषय में आप क्या बताना चाहेंगे, कितना सहयोग मिल पा रहा है आपको उनका? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। जहाँ तक युवाओं का प्रश्न है, युवा हमारी वो कड़ी हैं। वैसे आप जानते हैं कि हम भारत जो है युवाओं का देश है, और युवा वो कड़ी हैं, वो ऊर्जा हैं जो अच्छे से विपरीत परिस्थितियों में भी लड़कर और जो विपरीत सिचुएशंस हैं उसको पॉजिटिव करने में सक्षम है। आज के टेक्नोलॉजीज़ में वो बिल्कुल निपुण हैं। साथ में जो, क्योंकि वो जिस परिवेश से आते हैं वहाँ के आस्था, भौतिक जो सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, और जो आज के टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसके कम्बो के रूप में हम उन्हें ले सकते हैं। वो पूरी तरह से हमारी बातों को, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं, युवाओं को जोड़ने का काम करते हैं, उस परिप्रेक्ष्य में हम ये पाते हैं कि हमारी जो जितनी भी टेक्निकल वर्ड्स हैं उसको वो गेन कर रहे हैं, वो चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे अभी मैं पटना के परिप्रेक्ष्य में बात करूं, क्योंकि बिहार बिहान कार्यक्रम है और इसमें बिहार की बात ना करें और साथ में हमारे पटना के बारे में अगर बात करें, एक सौर्य वन है हमारे मोकामा में, और उस सौर्य वन में एक प्लांटेशन बहुत ही बड़े स्तर पे किया गया है। वहाँ की जो सीआरपीएफ कैंप है उसी के अंदर में ये किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने देखा कि अभी तक हमारा कंसेप्ट जो प्लांटेशन का था वो काफ़ी गैप, लगभग 10 फीट की दूरी पर
एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की दूरी होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ पर मियावाकी पद्धति का उपयोग करते हुए प्लांटेशन किया गया है। तो इन सारी चीज़ों को जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और यूथ के माध्यम से, क्योंकि एक लोकेशन पे इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं और उसका क्या पॉजिटिव फैक्टर्स है वो दूसरे जगह पर लेकर जाना है, या जो उनके परिवार के अन्य जन हैं उन तक लेकर जाना है, तो उसको वो अपनी भाषा में लेकर जाने में इतने सक्षम होते हैं, या जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या बदलाव हो रहा है, क्या रासायनिक चेंजेस हो रहे हैं, ग्लेशियर्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, इन सारे टेक्निकल टर्म को समझने में हमारे जो यूथ होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी रुचि लेकर वो आगे बढ़ते हैं, प्रोत्साहित भी होते हैं, उनका विज़न भी क्लियर होता है, और साथ में जो अपने परिवार के अन्य सदस्य हैं, अन्य वर्ग हैं, उनको भी वो कहीं ना कहीं इससे जोड़ने का कार्य सुचारू रूप से करते हैं। तो हम लोगों ने जो यूथ को टारगेट किया, ये इस परियोजना का अहम कड़ी है, और इसी का रिजल्ट है कि हम निरंतर बहुत ही तेज़ी से गंगा को स्वच्छ करने में, आप पटना के परिप्रेक्ष्य में एक और बात मैं रखना चाहूँगा कि कुछ समय पहले डॉल्फिन बिल्कुल नहीं दिख रही थी, और अभी दृश्य यह है कि अच्छी खासी डॉल्फिन हमारे गंगा नदी में पटना में दिख रही है। डॉल्फिन दिखने का मतलब ये है कि डॉल्फिन वहीं दिख सकती है जहाँ पानी का स्वच्छता का लेवल बहुत बेहतर है, गंदे पानी में वो बिल्कुल से नहीं रहती है। तो कहीं ना कहीं हम पानी को क्लीन कर पा रहे हैं, वो जीव के माध्यम से हमें पता चल पा रहा है। तो इसमें यूथ का भागीदारी एक अहम कड़ी साबित हुआ है। जी दीपेंद्र जी, आप स्वयं भी एक युवा हैं और आपकी ऊर्जावान सोच जो है, आपका जो प्रयास है, आप इस परियोजना में आप अपना प्रयास दे रहे हैं, अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं। मैं जानना चाहूँगी कि कितने वर्षों से आप इस परियोजना में, आप नमामि गंगे के साथ जुड़े हुए हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं इसको बताने के पहले एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा। 2019 में 3 अलग अलग डिपार्टमेंट को मिलाकर जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया, और 10 फरवरी 2020 को मैं इस पदभार को ग्रहण किया। उसके उपरांत से इन प्रयास को, इस परियोजना को गति देने का कार्य कर रहा हूँ। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इसी गंगा घाट पर कभी वक्त ये था जब मैं MCA करने इसी पटना यूनिवर्सिटी में था, और इस गंगा घाट की जो परिस्थितियाँ थी, वहाँ पर जब शाम को हम स्टडी के लिए या ऐसे बैठा करते थे, तो ऑब्जर्व करते थे कि गंगा कैसे प्रदूषित होती जा रही है, जो औद्योगिक क्रांति और डेवलपमेंट हो रहा है। और जी इसी संदर्भ में हमने ये पाया कि एक जो सोच होती है, एक मोटिवेशन मिला कि गंगा की जो अभी मौजूदा स्थिति है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमें ये नहीं पता था कल को वही वक्त हमें इसको मौका देगा, और आपको ये मौका मिला, और आप बखूबी अपने इस मौके का आप इस्तेमाल करते हुए आप समाज की बेहतरी के लिए, राष्ट्र की बेहतरी के लिए अपना प्रयास दे रहे हैं। दीपेंद्र जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो हमारी बातचीत हुई हमारे आज के खास मेहमान से, लेकिन अब वक्त हो चला आपको अलविदा कहने का। लेकिन जाने के पूर्व हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि आप अपने विचार, अपने सुझाव हम तक पहुँचाएँ। इसके लिए आपको नोट करना होता है हमारा पता नोट करें, कार्यक्रम बिहार DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा मेल एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।